आइए बेटा, लास्ट टाइम आपका टेस्ट हुआ था और टेस्ट से पहले हमने एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट की थी। ठीक है, 3.4 में हमने एग्जाम्पल 7 हमारा कंप्लीट कर लिया था बेटा। पता है सभी को, समझ आ गया था बेटा। आज हम एग्जाम्पल 8 और ये पूरी एक्सरसाइज आगे का सारा करेंगे। चलिए, एक्सरसाइज 3.4 कंटिन्यू है मेरी और 3.4 में एग्जाम्पल 8 देखिएगा। एग्जाम्पल 8 गिवन क्या है बच्चों? गिवन है हमारे पास RENT इज अ रेक्टेंगल। ये मेरा रेक्टेंगल है और डायगोनल, एक सेकंड रुकना बच्चों, डायगोनल मीट एट O, डायगोनल मीट एट O, O पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, टू फाइंड x और गिवन में आपको बेटा OR 2x + 4 एंड साथ में है आपके OT = 3x + 1। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं रेक्टेंगल की। जो इसने बोला है, जिस शेप उसने दी हुई है वो बना लेते हैं बेटा। सेकेंड, ये देखिए बच्चों, RENT और इसके अंदर जो आपके डायगोनल्स हैं, एक डायगोनल तो है आपका RN, सेकंड डायगोनल है आपका TE और ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। OR आपको गिवन है 2x + 4, OT आपको गिवन है 3x + 1। तो ध्यान से देखिए बच्चों, प्रूफ कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, x निकालना है हमने, रेक्टेंगल है। We know that diagonal of rectangle are equal। एक बार ये बोलिए, डायगोनल जो है वो रेक्टेंगल के कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। मैंने प्रॉपर्टीज में करवा चुका हूं बेटा ये चीज। तो डायगोनल इक्वल है, सो दिस इंप्लाइज RN TE के इक्वल होगा नहीं होगा बच्चों? कि ये पूरा जो RN है ये आपका TE के इक्वल होगा। क्लियर है? अब सेकंड जो कहानी है, ऑल्सो, या यहाँ पे ये लिख देता हूँ। एक बात बताइए, अगर ये पूरे पूरे इक्वल हैं तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे बेटा? ये बताइए, अगर मैं दोनों साइड हाफ हाफ कर दूं तो इक्वल होंगे नहीं होंगे? ठीक, रीजन क्या लिखोगे? हाफ ऑफ इक्वल आर इक्वल, मतलब
दो इक्वल चीजें, कोई भी दो चीज है बेटा जो इक्वल है तो उनके आधे आधे भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, दो चीज बिल्कुल बराबर है बेटा, अगर उनके आधे आधे कर दें तो वो भी तो बराबर होंगे। तो अब यहां से बात आती है कि वी नो दैट diagonal of rectangle bisect each other, इक्वल तो होते ही हैं, उसके साथ साथ बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट मीनिंग बेटा यानी आर ओ एन के इक्वल हो जाएगा एंड ओ टी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ ई के। ये देखिएगा यहाँ से मैंने क्या लिखा कि डायगोनल इक्वल तो है ही है बेटा, रेक्टेंगल के डायगोनल आपके इक्वल होने के साथ साथ एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट मतलब ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। इक्वल की कंडीशन का मैंने फायदा यहाँ उठाया कि आर एन और टी ई को इक्वल कर दिया। उसके बाद अगर दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो उनके हाफ हाफ भी होंगे बेटा, वो भी आपके इक्वल मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने रीज़न लिख दिया है कि डायगोनल बाय हाफ तो इक्वल हो गए, हाफ ऑफ इक्वल आर इक्वल। नेक्स्ट इसी के अंदर हम क्या लिखेंगे, जो यहाँ रीज़न दिया है कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आर एन का हाफ की बात करूं, ये बाइसेक्ट हो गई, यहां से दो पॉइंट्स में डिवाइड हो गया, तो क्या मैं आर एन का जो हाफ है उसको आर ओ नहीं लिख सकता? बताइए बेटा, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? आर एन का जो हाफ है उसको आर ओ लिखा जा सकता नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि आर ओ और ओ एन तो इक्वल है, ये देख लीजिए। तो आर एन को के हाफ को मैंने लिख दिया आर ओ एंड टीई के हाफ को, टीई का हाफ टीओ भी है और ओई भी है, ये दोनों इसके हाफ हैं क्योंकि ये ओ पॉइंट पर बाइसेक्ट हुए हैं। तो मैं यहां पर टीओ भी लिख सकता हूं इसका हाफ और ओई भी लिख सकता हूं बेटा, लेकिन मैं टीओ यूज करूंगा क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे गिवन है, इसलिए यहां पे आ जाएगा आपका टीओ। नाउ दिस इंप्लाइज आर ओ को क्या लिख सकते हो, 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू टी ओ को क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 1। क्लियर है बेटा? अब देखिए यहां से 4 1 इधर ट्रांसपोज होके माइनस में, 3x 2x उधर जाके माइनस में, सो 3 इज इक्वल्स टू में x की वैल्यू बेटा आपकी 3 आ गई, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। किसी को कोई डाउट बेटा बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट? बोलो बेटा शाबाश, किसी को कोई चीज ना समझ आई हो? क्लियर है ना सभी को? नेक्स्ट। यस सर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए। अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं, लेकिन ये सारी प्रॉपर्टीज मैं यहां मेंशन कर चुका हूं, पहले भी मैंने आपको बताया था कि हम यहां पर सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। ये रही कि स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, रोम्बस की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, रेक्टेंगल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी इनके बारे में हम बातें कर चुके हैं। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज मेरी इन्हीं पे डिपेंड है, इन प्रॉपर्टीज़ पे ही लगा के चलिए। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। पहला क्वेश्चन है, स्टेट
वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स पे है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट देखिएगा ध्यान से, क्या है? ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वेयर। क्या सभी के सभी रेक्टेंगल स्क्वेयर होते हैं बेटा? सोचिए। हाँ, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर तो सिर्फ क्या होती है? अपोजिट साइड इक्वल होती हैं बच्चों, सारे एंगल 90 के होते हैं। जबकि स्क्वेयर होने के लिए उसको अपनी सभी साइड को इक्वल करना पड़ेगा और सभी एंगल 90 के करने पड़ेंगे। तो रेक्टेंगल के अंदर ये स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है, सारी साइड इक्वल नहीं होंगी। तो इसलिए बच्चों जो आपका रेक्टेंगल है वो कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता, कोई भी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होगा। यानी ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, मैं कह रहा हूं कोई भी रेक्टेंगल स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अगर वो रेक्टेंगल है तो। ठीक है, स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, ये ध्यान रखना, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि रेक्टेंगल स्क्वायर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। सेकंड है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। बताइए बेटा, क्या सभी रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं? पहले सुनो, रोम्बस, हाँ, रोम्बस क्या होता है? जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। ये जो एरो का साइन है पैरेलल के लिए, और सारी साइड इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम में सिर्फ मुझे क्या चाहिए कि अपोजिट साइड पैरेलल हो। बेसिक डेफिनेशन क्या है कि अपोजिट साइड मेरी पैरेलल होनी चाहिए। वो तो है, वो तो रोम्बस में होती है। यानी बेटा रोम्बस आपके पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी को कंटेन करता है। रोम्बस के अंदर पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज आती हैं। कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल की बात करें तो वो रोम्बस में भी होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल की बात करें वो रोम्बस में भी होती हैं, बल्कि रोम्बस में तो इससे एक्स्ट्रा कुछ प्रॉपर्टी और है। तो इसका मतलब रोम्बस के अंदर पैरेललोग्राम की तो सभी प्रॉपर्टीज आ ही गई, तो वो एक तरह से पैरेललोग्राम तो हो ही गया। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? ट्रू। हाँ, ये प्रॉपर्टीज बेटा आपको यहां से लर्न करनी पड़ेगी। मैंने आपको पहले भी जिस दिन लिखवाया था उस दिन भी बोला था कि स्क्वायर की एक एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, सारे बाइसेक्ट, डायगोनल इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। यहां से भी बताया था रोम्बस के लिए भी आपको कि सारी साइड इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट एंगल इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट। ये सभी लर्न नहीं होगी तो इन ट्रू फॉल्स में मार खाओगे बेटा आप। ये होना ही होना चाहिए। चलिए बेटा अब चलते हैं हम सी पे। सी मेरा क्या कह रहा है? all squares are rhombus and also rectangle। क्या सभी स्क्वायर रोम्बस और रेक्टेंगल होते हैं बच्चों? आपको थोड़ा बता दूं, स्क्वायर एक ऐसी फिगर होती है जो क्वाड्रिलेटर में सबसे बड़ी मानी जाती है कि उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, सारी साइड इक्वल, सारे एंगल 90 डिग्री के। ठीक, अब ये देखिए रोम्बस को क्या चाहिए? रोम्बस को सारी साइड इक्वल चाहिए। रोम्बस एक ऐसी फिगर जिसकी सारी साइड इक्वल हो, वो तो स्क्वायर में है, वो तो स्क्वायर में होती है ना। यानी स्क्वायर रोम्बस की तरह काम कर सकता है कि रोम्बस की प्रॉपर्टी, ये स्क्वायर है, ये रोम्बस है, आर एच रोम्बस। ठीक है, तो रोम्बस की जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए
कि सारी साइड इक्वल होनी चाहिए बेटा, वो तो स्क्वायर में है, तो इट मींस आपका स्क्वायर रोम्बस की तरह तो काम करेगा, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्क्वायर के अंदर क्या रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होती हैं? रेक्टेंगल, ये स्क्वायर है, सारी साइड इक्वल हो रही है, और रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल को चाहिए सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल हो और सारे एंगल 90 के। तो क्या ये स्क्वायर काम कर रहा है बेटा? स्क्वायर रेक्टेंगल का काम कर रहा है क्या? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा? सोचो। नो सर, नो सर, नहीं कर रहा स्क्वायर। अरे बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, रोम्बस रेक्टेंगल के लिए चारों एंगल 90 के होने चाहिए, क्या स्क्वायर में चारों एंगल 90 के हैं या नहीं है? क्या स्क्वायर में चारों एंगल 90 के हैं या नहीं है? सर हैं। ठीक है। रेक्टेंगल के लिए अपोजिट साइड इक्वल चाहिए, ठीक है, क्या स्क्वायर में अपोजिट साइड इक्वल होती है नहीं होती? अपोजिट साइड इक्वल होती है नहीं होती स्क्वायर में, बताओ। और बल्कि स्क्वायर में तो सारी साइड इक्वल होती है, तो अपोजिट तो होंगी होंगी। इट मींस बेटा आपका स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल का काम कर गया या नहीं कर गया? यानी रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में आ गई ना, तो यानी स्क्वायर को जब चाहो रेक्टेंगल की तरह भी यूज कर सकते हो, क्योंकि रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर के अंदर आ चुकी हैं। तो इसका आंसर, हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। सर कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, उसके अंदर स्क्वायर दे रखे हैं, ठीक है बेटा, उसको हम रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं? स्क्वायर अपने आप में रेक्टेंगल होता है बेटा जी। आप ये बोल सकते हो, अगर आपको स्क्वायर दे रखा है तो आप बोल सकते हो क्या ये रेक्टेंगल है, मैं कह दूंगा है, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई कर गया ना स्क्वायर। आपका कोई भी स्क्वायर होगा बेटा, वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई कर गया, इसमें अपोजिट साइड इक्वल होगी, ठीक है, और सारे एंगल 90 के हो गए। हालांकि ये बता दूं कि स्क्वायर में साइड तो सारी इक्वल हो जाती हैं, लेकिन रेक्टेंगल के लिए सिर्फ अपोजिट की जरूरत होती है, वो तो होती है। अगर मैं स्क्वायर में इन दोनों को देखूं इक्वल है, इन दोनों को देखूं ये भी इक्वल है, और सारे एंगल 90 के हैं, तो स्क्वायर खुद एक रेक्टेंगल होता है। उसके बाद एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज डाल के उसे स्क्वायर का नाम दिया गया है। इज इट क्लियर बेटा? कहीं भी आपको स्क्वायर मिले तो आप उसे रेक्टेंगल की तरह यूज कर सकते हो, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी तो वो सेटिस्फाई करता ही करता है। किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो बेटा जी आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे चलूं। बताइए शाबाश। यस सर। डी पार्ट में कह रहा है कि all squares are not पैरेललोग्राम्स। क्या सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते बेटा? आप खुद बताओ मुझे कि एक स्क्वायर के, पहले तो ये बताइए, सुनो, पैरेललोग्राम लेता हूं मैं। पैरेललोग्राम के अंदर क्या चीज जरूरी होती है? अपोजिट साइड का क्या होना? इक्वल होना। इक्वल या पैरेलल, मतलब मेन डेफिनेशन की बात करूं तो अपोजिट साइड पैरेलल होती है। क्या ये प्रॉपर्टी स्क्वायर के अंदर लाई करती है नहीं करती? स्क्वायर के अंदर अपोजिट साइड पैरेलल होती है नहीं होती? आप ये बताओ मुझे, बताइए बेटा। स्क्वायर की अपोजिट साइड पैरेलल होती है ना, इक्वल भी होती है सारी साइड, वो तो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है, बट जो पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी है वो स्क्वायर के अंदर होती है नहीं होती? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो इट मींस स्क्वायर को बोल सकता हूं कि स्क्वायर अपने अंदर पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टी को लाई करता है, मतलब उसके अंदर लाई करती है स्क्वायर के अंदर। तो स्क्वायर तो हमेशा एक पैरेललोग्राम होगा, स्क्वायर इज ऑलवेज अ पैरेललोग्राम। बट ये कह रहा है कि ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, तो ये क्या हो गया, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स बेटा, क्लियर है? नेक्स्ट प्यारे बच्चों बात करते हैं ई पर। ई कह रहा है all kites
आर रोम्बस, पहले मैं समझाता हूं, सुनो बेटा। काइट क्या होती हैं? काइट होती हैं जिनकी एडजेसेंट साइड इक्वल हो, ये इसके इक्वल और ये वाली इसके इक्वल, पड़ोसी साइड इक्वल हो, ये काइट होती है। और रोम्बस के अंदर सारी साइड इक्वल होनी चाहिए। तो क्या काइट के अंदर रोम्बस की प्रॉपर्टी है? काइट के अंदर रोम्बस की प्रॉपर्टी है, बताओ। यस सर। काइट के अंदर बेटा, नो सर। काइट रोम्बस होने के लिए तो काइट की सारी साइड इक्वल होनी चाहिए थी। रोम्बस कहता है कि जब तक सारी साइड इक्वल नहीं होंगी तो रोम्बस नहीं होगा। क्या काइट में होती है क्या सारी साइड इक्वल आपस में? नो सर। सिर्फ एडजेसेंट साइड इक्वल होती है ना, पड़ोसी साइड, एक पेयर एडजेसेंट साइड का। तो क्या आप काइट को ये बोल सकते हो कि वो रोम्बस होगा? बताओ, क्या काइट को रोम्बस बोल सकते हैं क्या बेटा हम? नो सर। हाँ, तो ऑल काइट आर रोम्बस। इसने कहा कि सारी काइट्स रोम्बस होती हैं। हाँ जी, बिल्कुल फॉल्स आएगा। रीजन पता होना चाहिए बेटा। यूं ट्रू फॉल्स मत सोचिएगा कि आंसर देख के लिखने हैं हमने, ट्रू या फॉल्स याद कर लेंगे। हर एक के पीछे का रीजन ढूंढिए कि क्यों ट्रू है, क्यों फॉल्स है। अब एफ देखो, ऑल रोम्बस आर काइट। अब बिल्कुल इसका अपोजिट, क्या सभी रोम्बस काइट होते हैं बेटा? नो सर। नो सर। ओके ओके ओके, बात कर लेते हैं। पहले मैं यहां रोम्बस बना लेता हूं। ये आपका रोम्बस हो गया जिसकी सारी साइड इक्वल होगी। ये आपकी काइट होगी, ये और ये इक्वल होगी। मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, काइट क्या कहती है? पड़ोसी साइड इक्वल होनी चाहिए, यस और नो? यही कहती है। काइट कहती है कि पड़ोसी साइड इक्वल होनी चाहिए, पड़ोसी साइड के पेयर। क्या वो रोम्बस में है या नहीं है? नो सर। नहीं है रोम्बस में। ये इसका पड़ोसी अगर मैं इसको मानता हूं बेटा, तो ये पड़ोसी आपस में इक्वल है नहीं है? ये बताओ सिर्फ। अच्छा, और यहां पे इसका पड़ोसी इनको मानता हूं तो ये इक्वल है नहीं है आपस में? है। तो पड़ोसी साइड रोम्बस में तो इक्वल होती हैं। रोम्बस में तो बल्कि सारी साइड इक्वल होती हैं। तो पड़ोसी वाली तो होनी चाहिए एडजेसेंट। तो क्या काइट की प्रॉपर्टी रोम्बस के अंदर लाई नहीं करेगी? यानी काइट की जो प्रॉपर्टी है, काइट होने के लिए जो जरूरी कंडीशन है, ठीक है, क्या वो रोम्बस में लाई नहीं कर गया क्या बेटा? सुनो, रोम्बस को अगर मैं यूं बनाऊं, ये शक्ल दूं, तो देखना, रोम्बस की तो सारी साइड इक्वल होती हैं, बट काइट की एडजेसेंट होनी चाहिए, ये और ये वाली। तो रोम्बस के अंदर वो प्रॉपर्टी तो लाई कर ही रही है कि रोम्बस को एक ये इसके इक्वल चाहिए थी पड़ोसी, वो है काइट होने के लिए। ये वाली इसके इक्वल चाहिए, ठीक है, वो भी है। तो काइट की प्रॉपर्टी तो रोम्बस में आ गई या नहीं आई? बताओ, बताइए बेटा, सोचो, सोच के बताइए, रिप्लाई कीजिए। प्रतीक बोलो बेटा, जतिन सोचिए, क्या काइट की प्रॉपर्टी आप लोगों की रोम्बस में आ गई या नहीं आ गई? एडजेसेंट कुशाग्र, हाँ आ गई ना, क्योंकि इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होनी चाहिए। रोम्बस में तो होती है वो चीज। तो यस, ये क्या हो जाएगा? ट्रू। जी कह रहा है कि ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम्स। क्या सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं बेटा? पहले तो ये देखो, ट्रेपेजियम के लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? किस चीज़ को हम ट्रेपेजियम बोलते हैं? जब बेटा आपका
किसी भी क्वाड्रिलेटर में एक अपोजिट पेयर पैरेलल होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? अनकेश, आपका म्यूट कीजिए माइक बेटा, अनकेश। ठीक है, एक अपोजिट पेयर आपका पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, ये होता है आपका ट्रेपीजियम। अच्छा, पैरेललोग्राम के लिए दोनों अपोजिट पेयर पैरेलल होने चाहिए, ये वाला इसके और ये इसके होना चाहिए। अब मुझे आप एक चीज बताओ कि ट्रेपीजियम की जो प्रॉपर्टी है क्या वो पैरेललोग्राम में लाई कर रही है, नहीं कर रही? ट्रेपीजियम के अंदर जो जरूरी कंडीशन है कि एक अपोजिट पेयर पैरेलल होना चाहिए, क्या वो पैरेललोग्राम में है या नहीं है बच्चों? यस सर। यस सर। बल्कि पैरेललोग्राम में तो दोनों है, एक्स्ट्रा ही है कुछ। ट्रेपीजियम की तो कंडीशन को होल्ड कर रहा है ना, तो हर एक पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम होता है, नहीं होता है बेटा? बताइए, तो पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम होगा या नहीं होगा? यस और नो? यस। तो ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम, तो ये आपका ट्रू आ जाएगा बेटा। और H की बात करें हम, ये कह रहा है ऑल स्क्वायर आर ट्रेपीजियम। क्या सारे स्क्वायर ट्रेपीजियम होते हैं? बताइए, सोचिए। अब ट्रेपीजियम की वही प्रॉपर्टी कि एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होना चाहिए है, और स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा? स्क्वायर के अंदर आपके सारे के सारी साइड इक्वल। वेट, ट्रेपीजियम में एक अपोजिट पेयर पैरेलल होना चाहिए, तो मैं स्क्वायर के अंदर इक्वल की छोड़ के मैं ये बताऊंगा कि स्क्वायर के अंदर अपोजिट साइड पैरेलल होती है, नहीं होती? बताओ। स्क्वायर की अपोजिट साइड पैरेलल होती है ना बेटा? और ट्रेपीजियम के लिए क्या चाहिए? ट्रेपीजियम के लिए एक पेयर, ट्रेपीजियम को तो सिर्फ एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल चाहिए ना। वो चीज स्क्वायर में होती है, नहीं होती? ये बताओ। सिर्फ स्क्वायर में वो चीज होती है ना, और स्क्वायर में होती है तो वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। यानी जितने भी स्क्वायर हैं वो सारे के सारे आपके क्या मिलेंगे? ट्रेपीजियम मिलेंगे। ऑल स्क्वायर आर ट्रेपीजियम, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये ट्रू या फॉल्स समझ आए बच्चों? बताइएगा। यस सर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे सभी। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपका? सेकंड क्वेश्चन में है कि आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल। ये सब प्रॉपर्टीज पे बेस है। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव, जिनकी क्या क्या होने चाहिए? फर्स्ट, 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। बताइए बेटा, ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटर होते हैं जिनकी चारों साइड इक्वल होती हैं? कौन से क्वाड्रिलेटर होते हैं? स्क्वायर। फर्स्ट कौन सा होता है? स्क्वायर, जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। एंड और कौन सा? और कोई होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है? रोम्बस। यस, वेरी गुड। सेकंड इन्होंने पूछा है कि 4 राइट एंगल, यानी चारों के चारों एंगल 90 डिग्री क्यों? राइट एंगल मतलब 90 डिग्री के। सर रेक्टेंगल। हाँ, किस किस के होते हैं बेटा चारों एंगल 90 डिग्री? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल।
एक तो रेक्टेंगल, सर स्क्वायर, एक सेकंड रुकना बच्चों, रेक्टेंगल के बाद और कौन होगा, एंड स्क्वायर। कोई और होता है जिसके सारे एंगल 90 के होते हैं, या सिर्फ यही दो? यही दो। क्लियर? किसी को इस क्वेश्चन में डाउट बेटा? थर्ड पे चले? यस सर। ओके, थर्ड देखिएगा। थर्ड क्या कह रहा है बच्चों आपका? थर्ड कह रहा है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वेयर is first a quadrilateral। मतलब स्क्वेयर एक क्वाड्रिलेटरल होता है, क्यों? अब सुनिए, ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टी पे जाने की जरूरत है। पहले मैं एक स्क्वेयर जरूर बना दूंगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये आपका एक स्क्वेयर हो गया बेटा, ए बी सी डी। स्क्वेयर एक क्वाड्रिलेटरल होता है। सॉल्यूशन अगर एक्सप्लेन करें, स्क्वेयर हैज 4 साइड। मतलब क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या चीज की जरूरत होती है? किसी भी चीज को क्वाड्रिलेटरल कब बोलेंगे? जब उसकी क्या हो? 4 साइड। अ स्क्वेयर हैज 4 साइड, सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। या 4 साइड पॉलीगन लिख दीजिए, ये और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। स्क्वेयर इज 4 साइडेड पॉलीगन। स्क्वेयर इज 4 साइड पॉलीगन। 4 साइड वाला पॉलीगन होता है, सो इट इज क्वाड्रिलेटरल। और 4 साइड वाले पॉलीगन को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। सेकंड ये बात बोल रहा है हमसे कि अब पैरेललोग्राम क्या स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है बच्चों? बताइए, सोचिए। होता है, उसका रीजन दीजिए। क्यों होता है? साइड्स आर पैरेलल। हाँ, अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर आर parallel, so square is a पैरेललोग्राम। क्योंकि स्क्वायर की अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं बच्चों, और अगर अपोजिट साइड पैरेलल हो तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। इसलिए हम स्क्वायर को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इसने पूछा है क्यों, रीजन दीजिए क्यों एक स्क्वायर रोम्बस की तरह भी काम करता है। रोम्बस, रोम्बस के लिए क्या होना चाहिए सर? ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या वो स्क्वायर में होती हैं? यस सर। बस फिर यस सर। होगी एक्सप्लेनेशन। लिख देते हैं, all side of square are equal, so rhombus is a क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, सॉरी। सो स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम।
कि स्क्वायर की सर कुछ मिस्टेक कर दी, पता नहीं ये लिख कैसे दिया मैंने, कहाँ ध्यान था कि सो स्क्वायर इज ए रोम्बस। तो स्क्वायर जो होगा बेटा आपका क्या होगा, रोम्बस होगा। क्लियर है? रोम्बस होने के लिए सारी साइड की इक्वल होने की जरूरत थी और वो स्क्वायर में होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फोर्थ। फोर्थ है बच्चों आपका अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होने के लिए क्या जरूरत होनी चाहिए, बोलो? रेक्टेंगल की रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है? अपोजिट साइड इक्वल एंड ऑल एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री। हाँ, तो हम ये लिखेंगे ना कि ऑल एंगल ऑफ स्क्वायर of 90 degree and opposite side of square are equal. So square is a rectangle. तो स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। क्यों बेटा? क्योंकि स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी आ गई, अपोजिट साइड इक्वल होगी और सारे एंगल 90 की हो गए। इट मीन्स जो आपका स्क्वायर है वो एक रेक्टेंगल की तरह भी बिहेव करेगा। तो ये क्लियर हो गया। आपसे रीजन पूछे गए थे, क्यों एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटर बोला जाता है, क्यों एक स्क्वायर पैरेललोग्राम भी बोला जाता है, क्यों एक स्क्वायर के अंदर रोम्बस की भी प्रॉपर्टी होती है और क्यों एक स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है। तो उन सब के हमने यहां पर रीजन दिए। चले भाई फोर्थ पे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिएगा। क्वेश्चन फोर्थ, क्वेश्चन फोर्थ में क्या कह रहा है बेटा? नेम द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल। फर्स्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्वाड्रिलेटर के नाम दो बेटा जिनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। किस किस के करते हैं बताओ, शाबाश। पैरेललोग्राम। हाँ, फर्स्ट पैरेललोग्राम, सेकंड रेक्टेंगल, थर्ड रोम्बस और फोर्थ स्क्वायर। इन सभी के डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं बच्चों। क्लियर है? सेकंड ये पूछ रहा है, ये कह रहा है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं। देखिए बच्चों, प्रॉपर्टीज में जो हमने पढ़ा था, रोम्बस की खासियत देखिए क्या थी। मैंने बताया था कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट तो करते, इक्वल नहीं होते, बाइसेक्ट करते हैं और ये दोनों बाइसेक्ट 90 डिग्री पे करते हैं। यानी डायगोनल्स के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो रोम्बस के केस में मैंने लिखवाई थी ये चीज़, कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यही चीज़ मैंने स्क्वायर में भी बताई थी कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। स्क्वायर में भी ये सभी एंगल 90 के होते हैं। तो डायगोनल के बीच में एंगल 90 डिग्री किस किस में होता है बच्चों, बाइसेक्ट करते हुए? स्क्वायर और
बताइए, शाबाश। क्या आंसर लिखे फिर हम इसका? स्क्वायर एंड रोम्बस। कोई और भी है क्या इसके अलावा? स्क्वायर और सेकंड है रोम्बस। होता है भाई इनके अलावा कोई और? नहीं। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। वेट 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 यार, हाँ, परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री पे ही। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा ना वो आपका 90 डिग्री पे, वो सिर्फ स्क्वायर का और रोम्बस का होता है। थर्ड इसने पूछा है, डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल आपके इक्वल होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं भाई जिनके डायगोनल इक्वल होते हैं, जरा बताएंगे? रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, वेरी गुड, शाबाश। और स्क्वायर क्या आपने बोला? यस, स्क्वायर के भी डायगोनल इक्वल होते हैं। कोई और है? पैरेललोग्राम के इक्वल नहीं होते, ट्रेपेजियम के नहीं होते, रोम्बस के नहीं होते। तो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, इनके डायगोनल आपके इक्वल होते हैं। एनी डाउट बच्चों? ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है नेक्स्ट वाला? देखिए बेटा, नेक्स्ट वाला कह रहा है एक्सप्लेन why a rectangle is a convex quadrilateral। पहले मुझे ये बताएं, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या थी? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर कौन से होते हैं? सर, हाँ जी। सर अगर एक क्वाड्रिलेटरल क्लोज क्वाड्रिलेटरल के अंदर कोई दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे और वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही रहे तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। बिल्कुल, कि हमने दो क्वाड्रिलेटर लिए, ओ सॉरी एक क्वाड्रिलेटर लिया, बिल्कुल सही डेफिनेशन बताया है। ये देखो बेटा कि ये एक रेक्टेंगल है। अगर मैंने इसके अंदर कहीं भी दो पॉइंट ले लिए और उन दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन पूरी पूरी अगर इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही लाई करती है, दोनों पॉइंट भी उस क्वाड्रिलेटर, मैं क्वाड्रिलेटर की बात कर रहा हूँ अभी रेक्टेंगल की भी बात करेंगे। रेक्टेंगल में भी डेफिनेशन तो ये लिखनी है, आप कहीं भी दो पॉइंट ले लीजिए, उनको मिलाने वाली, चाहे यहाँ ले लो यहाँ ले लो, दोनों पॉइंट होने चाहिए आपके क्वाड्रिलेटर के अंदर, उनको मिलाने वाली लाइन, ठीक है, यहाँ ले लीजिए। अगर पूरी पूरी क्वाड्रिलेटर के अंदर ही लाई करती है तो इट मीन्स वो कैसा है? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है। अदरवाइज वो कनकेव क्वाड्रिलेटर है। जैसे कनकेव की एक फिगर बनाऊं, जैसे यहाँ पे हमने काफ़ी सारी फिगर बना के देखी भी थी। ये इसके अंदर अगर यहाँ कोई दो पॉइंट ले, ये आपका पॉलीगन तो है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, बट ये दो पॉइंट ले, इनको मिलाने वाली लाइन, इनको मिलाने वाली लाइन क्या बेटा फिगर के अंदर आ रही है बाहर? देखो फिगर के बाहर से भी जा रही है ना। तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटर या पॉलीगन या जितने भी आपके शेप्स होती हैं जो लाइन सेगमेंट से बनी होती हैं, लाइन के टुकड़ों से बनी होती है, उनको कनकेव फिगर्स बोला जाता है। ठीक है, क्लियर नहीं है। क्या चीज बेटा बताओ? तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल सर, ये शायद हम ये एक बार वापस ओके बता दो। ओके 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 मैं पिछले वाला निकाल लेता हूँ ना जहाँ मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं,
वहाँ पे मुझे बनाने, ये देखो कन्वेक्स, शायद ये तो पॉइंट 1 में ही थे। रुकिए रुकिए, कन्वेक्स, कनकेव, हाँ ये देखो बेटा, पहले मैंने पॉलीगन में ये चीज़ बताई थी स्टार्टिंग में, जब मैंने पॉलीगन समझाए थे कि पॉलीगन क्या होते हैं। हमारे दो टाइप के पॉलीगन होते हैं, एक होते हैं कन्वेक्स पॉलीगन, एक होते हैं कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन मेरे ऐसे पॉलीगन होते हैं, अब पॉलीगन इज ए कन्वेक्स पॉलीगन इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट इनसाइड इट। 2 पॉइंट फिगर के अंदर लीजिए और उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ इसकी, ट्रायंगल की बात करते हैं, इसके अंदर 2 पॉइंट लिए हमने, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन फिगर के अंदर ही आई ना, कहीं भी ले लो, कहीं भी, यहाँ ले लो, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन फिगर के अंदर है, यहाँ ले लीजिए, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन फिगर के अंदर है, यहाँ और यहाँ ले लीजिए। तो कहीं भी 2 पॉइंट लो, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन अगर फिगर के अंदर ही लाई करती है तो वो आपका कन्वेक्स पॉलीगन होता है। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर की बात करें तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, जैसे इसमें देखो ये कोई क्वाड्रिलेटर लिया था, मैंने अलग अलग जगह पे 2-2 पॉइंट लिए, उनको मिलाने वाली लाइन जब भी देखी तो वो पूरी की पूरी फिगर के अंदर ही आ रही है, कहीं भी फिगर से बाहर नहीं जा रही है। चाहे आप यहाँ ले लो, एक पॉइंट यहाँ ले लो, दूसरा पॉइंट यहाँ ले लो, और इनको मिलाने वाली लाइन देखो, ये भी कहाँ लाई करेगी, फिगर के अंदर ही लाई करेगी। या फिर मैंने हेक्सागन लिया था, हेक्सागन में भी बात करूँ, 2 पॉइंट कहीं भी ले लीजिए आप, उनको मिलाने वाली लाइन का टुकड़ा जो लाइन सेगमेंट होगा पूरा पूरा इस फिगर के अंदर ही लाई करेगा। दैट्स वाई इनको क्या बोला गया है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। लेकिन कनकेव क्वाड्रिलेटर वो होते हैं जिनके अंदर, जैसे ये 2 पॉइंट, कोई भी अगर 2 पॉइंट ले लिए और उनको मिलाने वाली लाइन फिगर से बाहर चली गई तो वो कन्वेक्स बन जाएगा। आप कहोगे सर इनको तो मिलाने वाली लाइन इसके अंदर ही लाई कर रही है, मैंने कहा सभी पॉइंट्स के लिए एप्लीकेबल होनी चाहिए वो, इनको करेगी, इनको मिलाने वाली कर जाएगी, इनको मिलाने वाली कर जाएगी, लेकिन इनको मिलाने वाली तो नहीं की ना। यस सर। हाँ, एक 2 पॉइंट, एक भी दो ऐसे पेयर मिल गए ना पॉइंट्स का जिनको मिलाने वाली लाइन फिगर के बाहर से होके जाए तो उनको कनकेव क्वाड्रिलेटर बोला जाएगा बेटा, कनकेव क्वाड्रिलेटर। ठीक है, जैसे इसकी शक्ल देखिए ऊपर, ये देखिए इसकी शक्ल देखिए, बाकी तो कर रही है इसके अंदर, लेकिन जब ये और ये पॉइंट्स हैं ये हमने लिए तो इनको मिलाने वाली लाइन फिगर के बाहर से गई, इसलिए इनको क्या बोला गया है, कनकेव पॉलीगन्स। समझ आई बेटा? बताइए कन्वेक्स और कनकेव में क्लियर हुआ सभी को? किसी को कोई डाउट? तो कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन की जब कहानी की तो ये आपस में क्वाड्रिलेटर पे भी एप्लीकेबल होगी। इसीलिए अब जो बात आ रही है मेरी इस पे कि वाई रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, तो क्या रीज़न देंगे आप बताइए, क्या देना चाहिए मुझे कि सॉल्यूशन। ठीक है, लाइन सेगमेंट, एक सेगमेंट joining any 2 points inside rectangle is always lies in the rectangle। कि लाइन सेगमेंट, वो लाइन का टुकड़ा ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट इनसाइड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर किन्हीं भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन का टुकड़ा लाइज इन द रेक्टेंगल, वो पूरा का पूरा किस में लाई करेगा, रेक्टेंगल में ही लाई करेगा। सो रेक्टेंगल इज अ
कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। बताइए बेटा, रीजन के साथ समझ आया नहीं आया? बोलो बेटा, शाबाश। यस सर। क्लियर हो गया ना? ठीक है, यस सर। चलिए अब चलते हैं, आपके चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है बेटा 6। इसके आगे तो नहीं है ना शायद? नहीं, बस हाँ जी 6 देखिएगा। 6 है आपका, गिवन है ए बी सी इज ए राइट ट्राइंगल। ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, यानी उसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। चलिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं हम। यहाँ देखिएगा, ठीक है, और ये हो गया। कौन सा है आपका? ए बी सी। इसने बोला है कि ए बी सी इज राइट ट्राइंगल, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू राइट ट्राइंगल। ये राइट एंगल मैंने मान लिया 90 डिग्री पे, ठीक है। एंगल बी मैंने मान लिया 90 डिग्री पे। उसने ये बात बोली है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, उस साइड का मिड पॉइंट है ओ, यानी ओ बी द मिड पॉइंट ऑफ दिस, यानी ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये भी बोल दिया उसने। उसके बाद कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट, एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। ठीक है, यानी कि एक्सप्लेन करना है, टू एक्सप्लेन। ध्यान से देखिए, एक्सप्लेन में क्या करना है, ओ इज नहीं, O is equidistance from A, B, C। तीनों से ये बराबर डिस्टेंस पे होगा। इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन देनी है हमें, ठीक है। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। शाबाश मनशुबन, अब आया है, वो भी पूरा 1 घंटा लेट। सॉल्यूशन देखिए बच्चों, क्या है आपका कि भाई आपने क्या किया, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हमने ए से होते हुए BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, और AB के पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ की, और ये दोनों एक दूसरे को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो मैंने क्या किया, ड्रॉ a line through A से होती हुई and parallel to BC, यानी BC के पैरेलल ड्रॉ कर दी। क्लियर? ठीक है। ऑल्सो अगेन draw a line through C point and parallel to AB। AB के पैरेलल ये कर दी ड्रॉ, ठीक है।
और यहाँ पे लिख दिया कि बोथ लाइंस मीट एट पॉइंट डी, दोनों की दोनों डी पॉइंट पर मीट कर गई। क्लियर है? बताइए बेटा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दीजिए जोइन बीओ एंड ओडी, या बी और ओडी को ज्वाइन करेंगे तो वो यूं ही जाएगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन चुका है ना बेटा। ठीक है, ये बीसी का तो मिड पॉइंट है, इसने बोला है ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, ये तो है ही है। ठीक, अब देखिएगा, अब ये कह रहा है ज्वाइन बीओ एंड ओडी, ज्वाइन कर लिया। नाउ जैसे ही मैंने कंस्ट्रक्शन की तो कंस्ट्रक्शन से एडी पैरेलल हो गया बीसी के एंड ए बी पैरेलल हो गया डी सी के, और ये पैरेलल हो गए, सो दिस इम्प्लाइज ए बी सी डी क्या बन गया, इज अ पैरेललोग्राम हो गया बच्चों। अपोजिट साइड पैरेलल हो गई, अपोजिट साइड पैरेलल हो गई, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया, नहीं बन गया? ठीक है, और इस पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 का है, पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 का है, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। सारे एंगल 90 के आ सकते हैं। ठीक है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम whose one angle is of 90 degree, so ABCD is a rectangle। ये आपका रेक्टेंगल बन चुका है। कैसे बना रेक्टेंगल? आप जरा यहाँ से गौर फरमाइए कि ये आपका एक ट्राइंगल था, मैंने इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की और इसके भी पैरेलल ड्रॉ कर दी, दोनों मिलेगी डी पॉइंट पर। पैरेलल ड्रॉ की है तो ये पैरेललोग्राम तो हो गया, और पैरेललोग्राम का एक एंगल भी 90 का हो गया तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 के होते हैं ना, तो हो गए। देखो ये 90, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल, तो ये भी कितने का हो गया, 90। अच्छा, कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो एंगल ए कितना आ जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी 180 होता है, तो को इंटीरियर एंगल, कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, बी आपका 90 है ही, तो ए कितने का आ जाएगा बेटा, बोलिए शाबाश, 90 का आ जाएगा, और ये भी 90 का हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के सारे एंगल 90 के ही हो गए एक तरीके से। ठीक है, तो बच्चों वो रेक्टेंगल हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, तो वो आपका रेक्टेंगल हो गया। अब रेक्टेंगल के होने के बाद आप क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। जो रेक्टेंगल के डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक, इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। अब मुझे एक बात बताइए, AC किसके इक्वल हो गया बेटा, BD के। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल है तो ये डायगोनल आपस में इक्वल तो होंगे और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये पार्ट इसके इक्वल और ये वाला पार्ट इसके इक्वल। और ये तो वैसे इक्वी डिस्टेंस पहले दे रखा है कि ये देखिए O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ध्यान से देखिए, अगर डायगोनल आपके इक्वल हो गए तो AC इक्वल्स टू BD तो हो गया। देखते जाइए आप, AC जो इक्वल है, ऊपर अगर फिगर में देखोगे तो आपका AC और BD इक्वल हो गए। अच्छा, ये इक्वल हो गए और बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब एक दूसरे को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर मैं इन दोनों के हाफ लूँ तो वो भी इक्वल होंगे। भाई AC और BD पूरे पूरे इक्वल हैं तो उनके हाफ भी तो इक्वल होंगे।
हाफ इक्वल होंगे तो इसका रीज़न लिख देंगे, हाफ ऑफ इक्वल आर इक्वल, हाफ ऑफ इक्वल आर इक्वल। जो इक्वल चीज़ें होती हैं उनके हाफ भी आपके क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। अब बता सकते हैं मुझे कि आपका AC का हाफ कितना लिखूं? AC का हाफ बताइए बेटा, AC का हाफ AO को लिख दूं? AO AC का हाफ होगा, और BD का हाफ BO लिख दें? ठीक, तो यहां से आपका AC का हाफ क्या आ जाएगा, AO, और BC का हाफ क्या आ जाएगा, BO। ये देखिएगा इक्वेशन 1। ठीक, ऑल्सो हमें गिवन है O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ये देखो O इसका मिड पॉइंट तो गिवन है बेटा, AC का मिड पॉइंट गिवन है O, तो AO और OC तो इक्वल होंगे ही होंगे। ठीक है, AO और OC इक्वल होंगे। दिस इंप्लाइज AO इज इक्वल्स टू OC, AO और OC भी इक्वल हो गए। इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 and 2, अगर मैं 1 और 2 से बात करूं तो ये देखिए AO आपका BO के इक्वल और AO आपका OC के इक्वल भी है, तो AO BO और OC तीनों आपस में इक्वल होंगे नहीं होंगे बेटा, बताइए। और यही तो उसने बोला था कि एक्सप्लेन करो कि आपका जो O है, एक्सप्लेन करना था कि O जो है वो A से, B से और C से तीनों से इक्वी डिस्टेंस पे होगा। 2 से तो पहले ही दे दिया, जैसे ही उसने O को मिड पॉइंट बोला AC का, O जैसे ही मिड पॉइंट हुआ AC का, उस टाइम वो A और C से तो बराबर डिस्टेंस पे वैसे ही हो गया। बात थी मुझे BO भी इनके इक्वल दिखाना था, ये तीनों इक्वल दिखाने थे। तो BO इक्वल एक ही शर्त पे दिखाया जाता जब ये रेक्टेंगल प्रूव हो गया। रेक्टेंगल प्रूव करना पड़ा कि ये डायगोनल इक्वल दिखाने थे और डायगोनल के बाद बाइसेक्ट भी दिखाने थे कि ये पूरे पूरे भी इक्वल हैं और इनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे, तब जाके BO और AO को इक्वल दिखाया। ठीक है, BO AO के इक्वल आ गया, AO OC के था ही, तो तीनों आपस में इक्वल आ गए। एक बार दोबारा देख लीजिए, मुझे ये प्रूव करना था कि O जो है वो इक्वी डिस्टेंस होगा A, B और C से, तीनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे होगा आपका O। तो यहाँ पर मेरे को एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा था, मैंने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की, ये इसके पैरेलल ड्रॉ की और C से लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ की, जिससे ये पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम बनते ही मैंने देखा इसका एक एंगल 90 का है और पैरेललोग्राम का एक 90 होते ही वो रेक्टेंगल बन जाता है। तो यहाँ तक मेरा क्लियर हो गया कि वो रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल बनते ही मैंने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी उठानी स्टार्ट कर दी कि डायगोनल इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। इक्वल है तो AC BD के इक्वल मिलेगा, और इक्वल्स हैं, 2 इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो AC का हाफ AO, BC का हाफ BO, AO BO के इक्वल आ गया, AO OC के इक्वल गिवन ही था। 1 और 2 से मेरे ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल आ गए, AO BO और OC। सो दिस इंप्लाइज O is equidistance from A, B and C। O जो है वो इन तीनों से बराबर डिस्टेंस पे होगा। एनी डाउट बच्चों, बताइए। किसी भी तरह का किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? बोलो बेटा, शाबाश। नो सर। तो ये आपका NCERT से कंप्लीट हो चुका है ये पूरा चैप्टर। सभी नोट्स आप लोगों ने बनाने हैं, एक एक क्वेश्चन मैंने भी करवाया है और आपने भी फेयर में NCERT में अपने नोट्स बनाए होंगे। मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ।
ठीक है। अब आपका टेस्ट 3.3 का हुआ था ना अभी, सिर्फ Yes, sir. हाँ, तो पहले तो मंडे को एक +1 का, ठीक है। उसके बाद कल के लिए टेस्ट लिखिए पहले तो। टेस्ट कल डेट कितनी होगी बच्चों? 7, आज कितनी है? 16 है ना। 17 में आपका टेस्ट होगा एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.4 जो आज की है। 3.3 का अकेली का ही हुआ था ना लास्ट टेस्ट बेटा आपका? बताइए, सिर्फ 3.3 का हुआ था ना लास्ट? Yes, sir. ठीक यस है। सर। कल इसका है। टाइमिंग जो है टेस्ट के वो क्लास के आगे पीछे होंगे, क्लास का टाइम नहीं होगा, क्योंकि क्लास तो 3 बजे तो क्लास लगेगी 3 to 4। अब आप मुझे बताओ 4 to 5 करूं या 2 to 3 करूं? आप बताइए। तो क्या टेस्ट जो है आपका वो टाइमिंग 3 से 4 तो आपकी क्लास लगेगी, 3 to 4 तो क्लास होगी। जो टेस्ट टाइमिंग आपका वो बताइए, आपका टेस्ट के लिए टाइम 4 बजे करूं या 3 से पहले करें? तो 3 सर 4 PM? देखो 4 बजे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 बजे अगर देना हो तो, लेकिन आधे घंटे का होगा। तो मैं टेस्ट सर टाइम 2 to 3। वो 1 घंटा मुझे 4, पहले तो एक बात बताओ, 4 to 4:30 में किसको प्रॉब्लम है? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, 4 to 4:30 में। क्योंकि आधे घंटे का ही टेस्ट होगा बेटा, 20 मार्क्स का है तो वो हो जाएगा। 4 to 4:30 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास लगेगी कल, पहले बता रहा हूं, नया चैप्टर स्टार्ट होगा कल। 3 to 4 क्लास तो आपकी लगेगी ही लगेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये तो टेस्ट अलग टाइम पे है आपका। किसी को कोई कंफ्यूजन? बताओ बेटा। नो सर। चलिए चलिए ठीक है बच्चों, अब होमवर्क सुनिएगा आप। ये तो टेस्ट की तैयारी करनी है, प्रैक्टिस के लिए होमवर्क। आरडी निकाल लीजिए सभी। और आपको क्या करना है बच्चों? सर पेज नंबर 17 चैप्टर है। डू ऑल एग्जाम्पल ऑफ 17.1 एक्सरसाइज फ्रॉम आर डी शर्मा, ठीक है। एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज, अगेन एक्सरसाइज 17.1 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15 नहीं, ये भी हो जाएगा 18। ये आपका आज संडे का होमवर्क है। कल पहले डाउट्स होंगे, कल नया चैप्टर सिर्फ तभी स्टार्ट होगा जब इनके डाउट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ध्यान रहे, कल पहले इस आर डी शर्मा से जो होमवर्क मिला है 3 to 4 में मैं इसके डाउट्स लूंगा। ये बात समझ आ रही है? अगर आप ये कहोगे कि सर हमारे कोई डाउट नहीं है, तब मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा। किसी को कोई डाउट होमवर्क में? बताइए बेटा। नो सर। आप ये क्लियर है? पहले तो टेस्ट तो बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है बेटा, ये तो आज हुई है अभी आप फेयर नोटबुक में करोगे तो हो जाएगा। 3.2 के सिर्फ 5 क्वेश्चन है विद एग्जाम्पल, और 1 में आप दे तो सिर्फ
टिक मार्क वाले हैं, इस टाइप के शॉर्ट में डेफिनेशन वाले क्वेश्चन है। तो ये टेस्ट तो आपका आधे घंटे में रेडी हो जाएगा अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। अच्छा, टेस्ट के बाद ये करने आपने रफली प्रैक्टिस, इनको प्रॉपर वे से लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी सारे हैं, तो इनकी रफली प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस में जो भी डाउट आए, पहले कल 3 से 4 में डाउट ही लेंगे हम, टेस्ट नेक्स्ट चैप्टर हम परसों से स्टार्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो होमवर्क सभी को कंप्लीट करना है। किसी ये डॉक्यूमेंट आप क्या उस पे ग्रुप पे भेजोगे? हाँ हाँ, पीडीएफ अभी सेंड करूंगा और लेक्चर भी रिकॉर्ड हो चुका है, लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है, लिंक भी आ जाएगा आपके पास। ओके सर। चलिए आज बेटा मैं इतना ही रखूंगा, बाकी मैं कल मिलते हैं डाउट्स के साथ और टेस्ट आपका होगा कल। ओके, चलिए बाय बेटा, बाय बेटा, बाय सर। बाय बेटा, बाय।